हेलो दोस्तों, आपका चंद्र एकेडमी के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। हाल ही में किस कंपनी को नवरत्न सीपीएसई का दर्जा दिया गया है? हम लोग देख लेते हैं। पहला ऑप्शन आपका क्या है? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। दूसरा ऑप्शन है आपका रेलवे विकास निगम लिमिटेड। तीसरा ऑप्शन आपका हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। चौथा ऑप्शन आपका भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन लिमिटेड। तो हम लोग देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है आपका। इसका सही आंसर है आपका रेलवे विकास निगम लिमिटेड। तो इसका नाम आप अच्छे से याद रखिएगा। जो रेलवे विकास निगम है उसको हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उसको हाल ही में नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय हाल ही में रेलवे विकास निगम को ये 13वां क्रम का, इसको भी याद रखना है। श्रेणी 1 के मिनी रत्न कंपनी था, उसको अपग्रेड करके किसमें डाल दिया गया है? नवरत्न कंपनी में डाल दिया गया है। यह वर्तमान में वंदे भारत ट्रेन का उत्पादन करने वाली कंपनी है। ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जो वंदे भारत जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसके तहत जितने भी ट्रेन बन रहे हैं उसका निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा था? तो रेलवे विकास निगम के द्वारा किया जा रहा था। इससे पब्लिक सेक्टर यूनिट पीएसयू का दर्जा कब दिया गया था? 2003 में दर्जा दिया गया था। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट, इसको भी याद रखिएगा। और साथ में अभी वर्तमान में कितने नवरत्न कंपनी है उसको पूछता है, इसको याद रखिएगा। अभी 13 नवरत्न कंपनियां हैं और 12 आपका महारत्न कंपनी है। तो आप इसको याद रखिएगा। इसको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि हालिया में केंद्र सरकार द्वारा 13वां नंबर का नवरत्न कंपनी किसको घोषित किया गया है? तो आपको पता होना चाहिए। जो रेलवे विकास निगम लिमिटेड है उसको 13वां नंबर का नवरत्न कंपनी है, उसको याद रखिएगा। किस संस्था ने डाइट में बाजरा को बढ़ावा देना रिपोर्ट जारी किया है? तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। देख लेते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन है पहला आपका नाबार्ड। दूसरा ऑप्शन आपका एफसीआई। तीसरा ऑप्शन आपका नीति आयोग। चौथा ऑप्शन आपका एफएसएसएआई। आपका सही आंसर है नीति आयोग। इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हम लोग देख लेते हैं नीति आयोग ने जो बाजरा को बढ़ावा देने के लिए एक रिपोर्ट जारी किया है उसका शीर्षक का नाम क्या था? डाइट में बाजरा को बढ़ावा देना, ऐसा शीर्षक का नाम था। भारत के राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वोत्तम अभ्यास, ये पूरा शीर्षक था। इस नाम से एक रिपोर्ट जारी किया था। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। जो डाइट में बाजरा को बढ़ावा देने के लिए या तो मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए किसके द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया है? तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। आपको इसको याद रखना है। अब हम लोग देख लेते हैं छत्तीसगढ़ सरकार। छत्तीसगढ़ में मिलेट मिशन चलाया जा रहा है। कितने जिलों में संचालित है? 14 जिलों में संचालित है। इसके अंतर्गत जो मिलेट प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए सरकार क्या कर रही है? इनपुट सहायता राशि दे रही है, तकनीकी सहायता दे रही है, विशेषज्ञों द्वारा परामर्श दिया जा रहा है और उनके जो लघु धान्य फसल हैं उनको उचित मूल्य में खरीदा जा रहा है, जिससे उनको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। और इसको भी याद रखिएगा, जो छत्तीसगढ़ जो राज्य है उसको भारत का मिलेट हब बनाने का लक्ष्य रखा गया है। या तो आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस राज्य को भारत सरकार ने मिलेट हब बनाने का घोषणा किया है? तो आपको याद होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ जो है स्टेट है उसको मिलेट हब बनाने का घोषणा किया गया है। तो हमारे लिए ये भी इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। किस संस्था ने भारत में तरल नैनो डाई अमोनियम फॉस्फेट, इसका नाम आपको अच्छे से याद रखना है, डीएपी लॉन्च किया है? हम लोग इसके पहले हम लोग जो भी डीएपी देखे हैं वो सॉलिड फॉर्म में ही देखे हैं। पहली बार है कि तरल नैनो डाई अमोनियम फॉस्फेट डीएपी को लिक्विड फॉर्म में लाया जा रहा है। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया उसको देख लेते हैं। पहला ऑप्शन आपका नीति आयोग। दूसरा ऑप्शन आपका नाबार्ड। तीसरा ऑप्शन है आपका इफ्को। चौथा ऑप्शन आपका एफसीआई। हम लोग देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। आपका सही आंसर है इफ्को। इफ्को आपका सही आंसर है। इसका फुल फॉर्म क्या है उसको भी देख लेते हैं। इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। इसका फुल फॉर्म भी आप आपका नाम को याद रख सकते हो, अदरवाइज इफ्को ही याद रखिएगा। बस इतना याद रखिएगा, जो तरल नैनो डाई अमोनियम फॉस्फेट है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है और इसको
किसकी उपस्थिति में लॉन्च किया गया है? हमारे केंद्रीय सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसको भी पूछा जा सकता है कि तरल नैनो डायमोनो फॉस्फेट है जो उर्वरक है, उसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो अमित शाह के नेतृत्व में लॉन्च किया गया है। इसको भी याद रखिएगा, जो 500 मिली नैनो लिक्विड डीएपी है, किसके बराबर होता है? हमारे एक बैग में जो 50 केजी आता है उसके बराबर होता है, डीएपी के बराबर होता है। इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव का हम लोग देख लेते हैं, स्थापना कब हुआ था? 1967 में हुआ था, 3 नवंबर को। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली है। तो आपके लिए तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी इसको याद रखिएगा मात्र। तरल नैनो डायमोनो फॉस्फेट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है उसको, और साथ में किसके नेतृत्व या किसके कौन इसके मुख्य अतिथि थे जिनके द्वारा इनको लॉन्च किया गया है? तो अमित शाह का नाम आप याद रखिएगा। कौन सा शहर स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र स्थायी फोरम का मेजबानी करेगा? तो हमको इसको अच्छे से याद रखना है। पहला ऑप्शन है आपका नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है आपका न्यूयॉर्क, तीसरा ऑप्शन आपका सिडनी, चौथा ऑप्शन आपका लंदन। हम लोग देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर क्या है? न्यूयॉर्क है। जो यूनाइटेड नेशन है उसका मुख्यालय में ही स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र के स्थायी फोरम का जो बैठक होगा, उसका बैठक कहाँ होगा? न्यूयॉर्क में ही होगा। तो आपको इसको भी याद रखना है। एक कौन सा सत्र था जो अभी बैठक होने वाला है, जो न्यूयॉर्क में होने वाला है? ये 22वां सत्र है, 22 सत्र, इसको भी याद रखिएगा। और इसमें देख लेते हैं जो स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र के स्थायी फोरम का बैठक होगा, उसमें कौन कौन से प्रमुख बातों को रखा जाएगा? स्वदेशी, मानव स्वास्थ्य, गृह एवं क्षेत्रीय स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन आदि को इसमें प्रमुखता से फोकस में रखा जाएगा। तो हमारे लिए मात्र इतना इम्पोर्टेंट है कि जो स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र स्थायी फोरम का बैठक होगा वो कहाँ होने वाला है? तो उसका बैठक न्यूयॉर्क में होने वाला है, इसको बस याद रखिएगा। कौन सा शहर क्वाड समिट 2023 का मेजबानी करेगा? तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वाड का फुल फॉर्म भी पूछता है, क्वाड कहाँ सबमिट हो रहा है उसको भी पूछेगा, क्वाड कंट्री के नाम भी पूछता है। हमारे लिए चारों के चारों क्वेश्चन इसके इम्पोर्टेंट है। देख लेते हैं इसका पहला ऑप्शन आपका नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन आपका सिडनी, तीसरा ऑप्शन आपका टोक्यो, चौथा ऑप्शन आपका न्यूयॉर्क। इसका सही आंसर आपका सिडनी। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में क्वाड समिट अभी होगा। तो आप इसको याद रखिएगा, जो सिडनी है वहाँ अभी 2023 का मेजबानी कर रहा है क्वाड समिट का। क्वाड समिट 2023 का आयोजन इस साल के 24 मई, इस डेट को भी याद रखिएगा, 24 मई को सिडनी में किया जाएगा। ठीक है। यह शिखर सम्मेलन क्वाड देशों के नेताओं के बीच तीसरी व्यक्तिगत बैठक है। देखो इसके पहले 2 बार बैठक हो चुका है, ये तीसरा बैठक है, तो इसको याद रखिएगा, थर्ड टाइम बैठक हो रहा है। इसके पहले हम लोग देख लेते हैं 2 बार बैठक कहाँ कहाँ हुआ है। एक बार हुआ है अमेरिका में हुआ है, एक बार हुआ है जापान में। तो आपको इनका भी नाम याद रखिएगा, एक बार अमेरिका में हो चुका है, जापान में हो चुका है, अब हो रहा है ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में। क्वाड ग्रुप में कौन कौन है मेंबर उसको भी देख लेते हैं। 4 सदस्य हैं इसमें, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, भारत है और जापान है। तो इनका नाम आपको याद रखना है। और साथ में आपको ये भी याद रखना है कि 4 शहरों जो 4 देश हैं उसमें से 3 जगह क्वाड का सबमिट हो चुका है। तो अब नेक्स्ट जो सबमिट होगा तो इसका मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि ये होगा भारत में, क्योंकि देखो इसके पहले अमेरिका में हो चुका है, जापान में हो चुका है, अभी 2023 का होने वाला है ऑस्ट्रेलिया में, अब बचा कौन कंट्री? भारत। तो इसके बाद जब भी चौथा सबमिट कभी भी होगा 2024 में होगा, वो कहाँ होगा? हमारे भारत में होगा। यह पहली बार है कि जब ऑस्ट्रेलिया में यह बैठक का मेजबानी कर रहा है। प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल में छत्तीसगढ़ की कौन सी शॉर्ट फिल्म दिखाई जाएगी? तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं न्यूटन। न्यूटन ये छत्तीसगढ़ के जो अबूझमाड़ एरिया है, नक्सलाइड एरिया, वो नक्सल के ऊपर बना था। दूसरा है आपका मितान मुई है, तीसरा है आपका दवा और चौथा आपका मांझी। तो हम लोग देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है दवा। इसको अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
दवा नामक जो मूवी बनी है इसका निर्देशन किसके द्वारा किया गया है? शशांक त्रिवेदी के द्वारा किया गया है। इनका नाम याद रखिएगा। दवा, इसके निर्देशक कौन है? बस्तर के युवा शशांक त्रिवेदी हैं। मात्र 21 वर्ष की आयु में इन्होंने यह शॉर्ट फिल्म बनाई है। हम लोग देख लेते हैं फिल्म का ड्यूरेशन कितना रहा है। 14.50 मिनट का है, तो आप इसको भी याद रख सकते हो। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? इस युवा का नाम शशांक त्रिवेदी, जिन्होंने दवा फिल्म को निर्देशन किया है, साथ में बस्तर अंचल से आते हैं, और मूवी का नाम हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके साथ ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि इस फिल्म का जो थीम है किसमें बेस्ड था, उसको देख लेते हैं। नशा मुक्ति और कैंसर से बचाव के लिए एक मैसेज देता है। जो दवा मूवी बना है, जो शॉर्ट फिल्म है, वो क्या कर रहा है? नशा मुक्ति और कैंसर से बचाव के लिए मैसेज दे रहा है। यह जो दवा मूवी है ना, 5 फिल्म फेस्टिवल में सीधी एंट्री ले चुका है। इसके पहले दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल में दिखाने के पहले भी इसको 5 और फिल्म फेस्टिवल हुए, वहाँ भी इसको दिखाया जा चुका है। तो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा फिल्म फेस्टिवल था। गोवा शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल, कोच्चि फिल्म फेस्टिवल, हिमाचल प्रदेश फिल्म फेस्टिवल, जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल लिफ्ट ऑफ फिल्म फेस्टिवल में इसको जगह मिली थी। देखो, दादा साहब फाल्के फिल्म फेस्टिवल का अतिरिक्त 4 फिल्म फेस्टिवल थे, वहाँ भी इसको दिखाया गया है। आप इसको मात्र याद रखिएगा, फिल्म का नाम, शशांक त्रिवेदी जी का नाम, और यह किस थीम पे बना है उसको याद रखिएगा। बाकी हमारे लिए उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रदेश में मनरेगा के तहत सर्वाधिक श्रमिकों को रोजगार देने में कौन सा जिला प्रथम है? यह हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। पहला ऑप्शन आपका राजनांदगांव, दूसरा ऑप्शन आपका कवर्धा, तीसरा ऑप्शन आपका जांजगीर चांपा, चौथा ऑप्शन आपका बालोद। देख लेते हैं हम लोग सही ऑप्शन क्या है इसका। सही आंसर है आपका राजनांदगांव। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। जो राजनांदगांव जिला है, श्रमिकों को रोजगार देने में मनरेगा के तहत प्रथम स्थान पर है। दूसरे स्थान में कवर्धा है, तीसरे स्थान में बालोद है। तो आपको इन तीनों जिलों का नाम याद रखना है, क्योंकि सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए भी आ सकता है। तो राजनांदगांव पहला पोजीशन में है, दूसरा में कवर्धा है, तीसरा में बालोद है, इसको याद रखिएगा। साथ में हम लोग और देख लेते हैं, मनरेगा के तहत जो छत्तीसगढ़ में मजदूरी दर कितना है? 221 रुपये है। इसको आप याद रखिएगा। इसको प्रीलिम्स में तो 1-2 बार पूछा जा चुका है, तो आपको इसको अच्छे से याद रखना ही है। छत्तीसगढ़ के ओलंपिक संघ के नए महासचिव कौन है? ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नई नियुक्ति है। पहला ऑप्शन आपका भूपेश बघेल, दूसरा ऑप्शन आपका गुरुचरण सिंह होरा, तीसरा ऑप्शन आपका देवेंद्र यादव, चौथा ऑप्शन आपका गजराज पगारिया। तो देख लेते हैं सही आंसर क्या है। सही आंसर है आपके देवेंद्र यादव जी हैं, इसको याद रखिएगा, देवेंद्र यादव जी। इसके पूर्व में कौन थे? गुरुचरण सिंह वोरा थे, जिनको अविश्वास प्रस्ताव लाकर हटाया गया है। उनके जगह हम अब किसको नियुक्ति दिया गया है? देवेंद्र यादव जी को दिया गया है। ये अभी ओलंपिक संघ के महासचिव हैं। और अभी वर्तमान में ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? हमारे सीएम भूपेश बघेल जी हैं। तो आपको इन दोनों का नाम याद रखना है। देवेंद्र यादव भिलाई नगर निगम के वर्तमान के विधायक हैं। इसके पूर्व में बताया गुरुचरण सिंह वोरा थे, इनको अविश्वास प्रस्ताव के थ्रू हटाया गया है। उनके स्थान में किसको लाया गया है? अभी देवेंद्र यादव जी का कमान दिया गया है ओलंपिक संघ का। अध्यक्ष कौन है? भूपेश बघेल जी हैं बताया। और उपाध्यक्ष कौन है? गजराज पगारिया जी हैं। तो आपको 3 नाम याद रखना है। देवेंद्र यादव जी का, महासचिव हैं जो उनका, और अध्यक्ष हैं हमारे भूपेश बघेल जी उनका, और गजराज सिंह जी का। फिट फॉर 55 पैकेज, इसको याद रखिएगा नाम, किस एसोसिएशन से जुड़ा हुआ है? पहला ऑप्शन है ईयू, यूरोपियन यूनियन, दूसरा ऑप्शन है आपका आसियान, तीसरा ऑप्शन है आपका G20 देश, और चौथा ऑप्शन आपका G7। देख लेते हैं हम लोग सही आंसर इसका क्या है। आपका सही आंसर इसका यूरोपियन यूनियन। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। यूरोपीय संघ का फिट फॉर 55 पैकेज यूरोपीय संघ विधान को संशोधित और अद्यतन करने के प्रस्तावों का एक सेट है, और 1990 के बेंचमार्किंग की तुलना में 2030 तक जो कार्बन उत्सर्जन है उसको
55% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। तो मात्र आप इतना याद रखिएगा, फिट फॉर 55 पैकेज है, उसका क्या लक्ष्य है, तो 2030 तक क्या लक्ष्य है, 55% तक कार्बन उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य रखा गया है। और इसको किसके द्वारा, मतलब किस देश के द्वारा चालू किया गया है, तो उसको भी याद रखना है, यूरोपियन यूनियन के द्वारा इसको चालू किया गया है। इसके तहत औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत को कम करने के लिए यूरोपीय संघ ने उत्सर्जन व्यापार प्रणाली में परिवर्तन किया है। ये हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मात्र इसको याद रखना है, फिट फॉर 55 पैकेज किस देश से संबंधित है। समाचारों में रहा रैपिड सपोर्ट फोर्स, इसको आप याद रखिएगा, इस नाम को, इसको पूछ सकता है। किस देश का अर्धसैनिक समूह है? पहला ऑप्शन सूडान, दूसरा ऑप्शन इजराइल, तीसरा ऑप्शन आपका संयुक्त अरब अमीरात और चौथा ऑप्शन आपका ईरान। तो इसका सही आंसर है आपका सूडान। सूडान को आप अच्छे से याद रखिएगा। अभी गृह युद्ध की स्थिति में चल रहा है सूडान में। एक और जहां रैपिड सपोर्ट फोर्स है तो दूसरी ओर क्या कौन है? सूडान की सेना है। इन दोनों के बीच युद्ध चल रही है जिससे वहां के आम जनजीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ किए हैं। तो इसको याद रखिएगा आप। और इसके अतिरिक्त आपको इसको भी याद रखना है, मिशन कावेरी जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है, क्यों चलाया गया था उसको याद रखना चाहिए। सूडान में जो भारतीय नागरिक फंसे थे उनको बचाने के लिए, एयरलिफ्ट करने के लिए भारत सरकार के द्वारा मिशन कावेरी चलाया गया था। आपको इसको याद रखना है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ दो चीज़ इम्पोर्टेंट है, रैपिड सपोर्ट फोर्स किस देश से संबंधित है, तो सूडान से। और मिशन कावेरी क्यों चलाया गया था, तो आपको पता होना चाहिए। सूडान में जो हमारे भारतीय नागरिक हैं फंसे हैं उनको बाहर निकालने के लिए मिशन कावेरी चलाया गया था। आईसीटी दिवस 2023 में अंतर्राष्ट्रीय लड़कियों का विषय क्या है? पहला ऑप्शन देख लेते हैं, लड़कियों को सशक्त बनाएं, जीवन के लिए डिजिटल कौशल, जीवन के लिए सशक्त कौशल, जीवन के लिए विज्ञान कौशल। इसका सही आंसर हम लोग देख लेते हैं। इसका सही आंसर आपका जीवन के लिए डिजिटल कौशल, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। गर्ल्स इन आईसीटी डिजिटल स्किल फॉर लाइफ, इसको याद रखिएगा मात्र। इसका अवलोकन कौन करता है या नेतृत्व कौन करता है उसको देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ है ITU, उसके द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है। इसके माध्यम से क्या होता है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में करियर तलाशने, आगे बढ़ने के लिए लड़कियों और युवा महिलाओं को प्रोत्साहित करने, उन्हें सशक्त बनाने के लिए 27 अप्रैल को इंटरनेशनल गर्ल्स इन ICT डे मनाया जाता है। तो आप इसको भी याद रखें। 27 अप्रैल है, उस दिन क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल गर्ल्स इन ICT डे के रूप में मनाया जाता है। आपको उसको भी याद रख लेना है, ये हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा बताया गया करंट का वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमसे जुड़ने के लिए आप चंद्रा एकेडमी का यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। इस चैनल के माध्यम से आपको PSC, व्यापम, SI से रिलेटेड विभिन्न वीडियो मिलेंगे जो आपके आगामी PSC के थ्रू कोई एग्ज़ाम होता है या व्यापम में कोई एग्ज़ाम होता है तो उसको आपको क्रैक करने में बहुत हेल्पफुल होगा। तो आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।